हे ऑल, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही करंट टॉपिक जो अभी न्यूज़ में भी है। वो है एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये जो बिल है ये अमेंडमेंट है एमटीपी एक्ट 1971 की। जो एक्ट 1971 में बनाया गया था उसमें कुछ लूप होल्स थे, कुछ कमियां थी। उनको अमेंड करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए लाया जा रहा है एमटीपी बिल 2020। तो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 312 ये कहता है कि अबॉर्शन इन इंडिया इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि भारत देश में अबॉर्शन करवाना कानूनी तौर पर अपराध माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है ये विमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स को वायलेट करता है। इसीलिए विमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एमटीपी एक्ट 1971। इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए गए जिसकी मदद से अबॉर्शन करवाया जा सकता था कुछ स्पेशल केसेस में। अब वो स्पेशल कंडीशंस क्या थी? अगर प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ रेप, उन केसेस में अबॉर्शन करवाया जा सकता था। सेकंड, अगर प्रेगनेंसी की वजह से मदर को मेंटल या फिजिकल लेवल पे कोई भी हार्म हो रहा है तब भी अबॉर्शन करवाया जा सकता था। थर्ड, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से फीटस लेटर लाइफ में कोई भी फिजिकल या कोई भी मेंटल कंडीशन डेवलप कर सकता है तब भी अबॉर्शन करवाया जा सकता था। फोर्थ, अगर प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर तब भी अबॉर्शन करवाया जा सकता था। अब हम ये देखेंगे कि जो 1971 में एमटीपी एक्ट आया उसमें ऐसे क्या लूप होल्स थे कि अब हमें उसको अमेंड करके कुछ चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। तो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे और साथ में जो लूप होल्स थे वो भी डिस्कस करेंगे। तो अमेंडमेंट्स में सबसे पहली अमेंडमेंट है प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अप टू 24 वीक्स। तो जो 1971 में जो एमटीपी एक्ट था उसमें ये प्रोविजन था कि प्रेगनेंसी सिर्फ 20 वीक्स तक जो है वो टर्मिनेट की जा सकती है। लेकिन अब क्या होगा, इस एक्ट के आने के बाद क्या होगा कि प्रेगनेंसी 24 वीक्स तक टर्मिनेट की जा सकती है। अब जो अपर जेस्टेशनल लिमिट है उसको 24 वीक्स करने का क्या बेनिफिट हुआ? उसको यही बेनिफिट हुआ क्योंकि इंडिया में पहले 20 वीक्स तक ही अबॉर्शन होते थे। तो उसके बाद क्या होता था कि जो भी औरतें 20 वीक्स के बाद अबॉर्शन करवाने के लिए किसी भी अनसेफ जगह पे चली जाती थी, फॉर एग्जांपल जहाँ पे नर्स, मिडवाइफ, दाई या फिर कोई भी मिडलमैन जो है वो अबॉर्शन कर देता था। इसकी वजह से मदर की मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ के उसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि जो मदर है उसको एक्सेस मिलेगा सेफ अबॉर्शन सर्विसेज का। अब जो सेकेंड अमेंडमेंट की गई है उसमें है फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स द ओपिनियन ऑफ ओनली वन मेडिकल प्रैक्टिशनर विल बी रिक्वायर्ड एंड अप टू 24 वीक्स ओपिनियन ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स विल बी रिक्वायर्ड। तो अब क्या है कि जो एमटीपी एक्ट 1971 था उसमें क्या था कि 12 हफ्ते तक, 12 वीक्स तक अगर किसी भी पेशेंट ने अबॉर्शन करवाना हो तो उसको एक डॉक्टर की सलाह लगती थी, एक डॉक्टर की सलाह उसमें ज़रूरी थी। और अगर किसी ने 12 से लेकर 20 हफ्ते तक अबॉर्शन करवाना हो, 12 टू 20 वीक्स तक, तो उसमें 2 डॉक्टर्स की एडवाइस लगती थी, तब अबॉर्शन होता था। लेकिन अब इस एक्ट में क्या हुआ है कि अबॉर्शन 24 हफ्तों तक किया जा सकता है। उसमें जो फर्स्ट 20 जो वीक्स हैं, जो 20 वीक्स हैं, उसमें एक ही डॉक्टर जो है वो एडवाइस कर सकता है अबॉर्शन के लिए, और जो 20 से 24 अगले 4 हफ्तों में 2 डॉक्टर्स की एडवाइस लगेगी। अब इस अमेंडमेंट से क्या फ़ायदा होगा कि 20 हफ्तों तक सिर्फ एक ही डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। उसमें क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये है कि जब मदर 12 हफ्तों के बाद अबॉर्शन के लिए जाती थी तो दो डॉक्टर्स की ओपिनियन लेनी पड़ती थी। उसकी वजह से डिले बहुत ज़्यादा होता था, डिलेइंग प्रोसेस था। वो डिले अब नहीं होगा क्योंकि 20 वीक्स तक सिर्फ एक डॉक्टर ने अगर ओपिनियन दे दी कि अबॉर्शन करना है तो मतलब अबॉर्शन हो जाएगा। अब जो तीसरी अमेंडमेंट है वो ये है कि अपर जेस्टेशनल लिमिट विल नॉट अप्लाई टू द प्रेगनेंसीज रिजल्टिंग इन सब्सटेंशियल फीटल एनोमैलीज डायग्नोस्ड बाय मेडिकल बोर्ड। तो अब क्या होगा
कि हर एक स्टेट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो अपना एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। मेडिकल बोर्ड में एक गायनेकोलॉजिस्ट होगा, एक पीडियाट्रिशियन होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट होगा और कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल मेंबर होगा। वो ये डिसाइड करेंगे कि जो प्रेगनेंसी 24 हफ्ते के बाद भी अगर फीटस को कोई लेटर लाइफ में ऐसी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से मतलब वो लाइफ नॉर्मली नहीं जी पाएगा, तो उन केसेस में भी अबॉर्शंस हो सकते हैं। 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन हो सकते हैं उन केसेस में, बट डिसाइड कौन करेगा? मेडिकल बोर्ड। जो इसका चौथा जो अमेंडमेंट है वो ये है कि नेम एंड अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन हुज प्रेगनेंसी हैज़ बीन टर्मिनेटेड शैल नॉट बी रिवील्ड टू एनी पर्सन एक्सेप्ट एथोराइज्ड बाय द लॉ। तो इसमें क्या है, इसका क्या बेनिफिट है कि इसमें प्राइवेसी, जिस भी पेशेंट की जो प्राइवेसी कॉन्सर्न्स हैं वो मतलब बिल्कुल मेंटेन, उसकी प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल मेंटेन होगी। उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं किया जाएगा। अब जो लास्ट अमेंडमेंट है वो ये कहती है कि बिल ऑल्सो अप्लाइज टू सिंगल विमेन सीकिंग अबॉर्शन ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स हु विच रिमूव्स वन ऑफ द रिग्रेसिव क्लॉज ऑफ MTP एक्ट 1971। तो अब ये क्या है कि जब 1971 में जो एक्ट बना था उसमें ये कहा गया था कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से कोई प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, पर वो किसी मैरिड वुमेन में होनी चाहिए। लेकिन अब इस बिल में क्या है कि जो सिंगल वुमेन है, जो अनमैरिड वुमेन है वो भी अबॉर्शन जो है वो करवा सकती हैं अगर उनकी जो प्रेगनेंसी है वो किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हो रही है। उसमें कोई भी उनसे क्वेश्चनिंग, यानी कि उनके पार्टनर के बारे में क्वेश्चंस, ये सब उनको नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली उनका अबॉर्शन जो है वो किया जाएगा। अब हमने ये देख लिया कि इस जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है इसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, क्या इसके फ़ायदे, क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी या फिर अनमैरिड वुमेन को इसके लिए बेनिफिट है इसमें। बट इसमें भी कुछ लूप होल्स हैं, इसमें भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट इसका लूप होल है वो ये है कि अबॉर्शन ऑन रिक्वेस्ट, कि अब भी जो है 1971 में भी अबॉर्शन ऑन रिक्वेस्ट नहीं था, कि कोई भी वुमेन जाके ये नहीं कह सकती कि मुझे आई डोंट वांट दिस किड, मुझे अबॉर्शन करवाना है। इसमें कुछ कैटेगरी स्पेसिफाई की गई हैं। सिर्फ वही वुमेन जो है अबॉर्शन करवा सकती हैं, वो भी डॉक्टर या फिर मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन पे। कोई भी खुद से वुमेन नहीं जा सकती कि मुझको अबॉर्शन करवाना है, जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अबॉर्शन ऑन रिक्वेस्ट होता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, लूप होल है, अभी ये एड्रेस नहीं हो पाया इशू। सेकंड है टाइम फ्रेम फॉर मेडिकल बोर्ड। तो जिनको भी 24 वीक्स के बाद अबॉर्शन करवाना है उनको किसी मेडिकल बोर्ड के, एक मेडिकल बोर्ड बनेगा हर एक स्टेट में, उसके पास जाना पड़ेगा। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो रिक्वेस्ट्स उनके पास आएंगी मेडिकल बोर्ड के पास, उनका 1 महीने में, 15 दिन में या 2 महीने में उनको रिप्लाई करना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिले होगा। उसकी वजह से जो मदर की मेंटल या फिर फिजिकल या इमोशनल हेल्थ है वो सफ़र तो करेगी कहीं ना कहीं। जो थर्ड है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि लॉ जो है वो बहुत लिबरल कर दिया गया है, 20 हफ्ते से 24 हफ्ते कर दिया गया है। तो अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो इनफॉर्मल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम करेगी। अब लोग वहाँ जाएंगे, 24 हफ्ते तक जा सकते हैं वेरी इजीली, तो वहाँ पे जाएंगे तो सेक्स डिटर्मिन करेंगे और अबॉर्शन और ईजीली उसमें हो जाएंगे। तो ये जो है इसके कुछ लूप होल्स हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।